हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज पहला दिन था ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ का और कितना सब्सक्राइब हुआ ये तो हम जानेंगे साथ में कितनी अभी इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है ये भी अपने आप में हम समझेंगे। बट ये है कि हाँ, जो इशू है उसको लेकर बाजार में किस तरह का माहौल है, मतलब अगर लिस्टिंग इन होता अब ये तो कितना हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ का आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब इस आईपीओ के अंदर 2 दिन और बचे हैं, जो है 31 और 1 सितंबर। ठीक है, तो 2 दिन बचे हैं जब आप इस आईपीओ के अंदर पैसा जो है वो बेसिकली अपना लगा सकते हैं। जो लोग भी इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 441 रुपीज़ का एक शेयर है। टोटल मिला के आपको 34 शेयर्स कुल मिलाकर मिलेंगे। 490.78 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 75 करोड़ का है फ्रेश इशू और बाकी का है ऑफर फॉर सेल, जो करीबन 415 करोड़ के आसपास का है। इसकी लिस्टिंग दोस्तों बीएसई और एनएसई दोनों पर होगी, क्योंकि एक मेन बोर्ड आईपीओ है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कितना कितना डिवीजन है बिटवीन ईच कैटेगरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स को दोस्तों 100% में से 30% का एलोकेशन ऑलरेडी कर दिया है, यानी 147.23 करोड़ तो ऑलरेडी यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्यूआईबीज को आते हैं, मिलता है ऑलमोस्ट 20% इशू, 20% यानी ऑलमोस्ट 98.16 करोड़ के शेयर्स उनको दिए गए हैं। फिर एचएनआईज को 15%, और एचएनआई में भी 2 कैटेगरी है, बिग और स्मॉल। तो बिग एचएनआई के पास है 10% और स्मॉल एचएनआई के पास है 5%। फिर दोस्तों रिटेल के पास बचता है ऑलमोस्ट 35%, जो करीबन 171.77 करोड़ है। और इस तरीके से दोस्तों 490.78 करोड़ का पूरा ये आपको ब्रेकअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो बेसिकली रिटेल के पास ही है 35%, उसके बाद एंकर इन्वेस्टर्स, उसके बाद क्यूआईबीज और उसके बाद एचएनआईज। तो होपफुली ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कितने कितनी कैटेगरी में कितने कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो सब्सक्रिप्शन में आप खुद नोटिस कर सकते हैं क्यूआईबीज ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे इस इशू के अंदर, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट डे हमेशा ऐसा ही रहता है। ओनली 1% दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, 1%, यानी कुल मिला के 16,490 शेयर्स के लिए उनकी बिडिंग आई है, जिसका अमाउंट ऑलमोस्ट 0.73 करोड़ बैठता है, यानी ओनली 73 लाख आप नोटिस कर सकते हैं कि आज इतना पैसा निकल कर आया क्यूआईबीज की तरफ से। इसके बाद दोस्तों जो अगली कैटेगरी आती है वो है एचएनआईज की, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1.25 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो एचएनआईज का बढ़ गया है, यानी पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, जो करीबन 91.87 करोड़ उसकी टोटल अमाउंट निकल कर आती है। इसमें बिग एचएनआईज ने 1.19 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआईज ने 1.36 टाइम्स पैसा लगाया है। यानी अच्छी बात यह है कि दोनों कैटेगरीज जो है एचएनआई की, उनके द्वारा अच्छा पैसा निकल कर आया है, दोनों कैटेगरी फुली सब्सक्राइब हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल पोर्शन दोस्तों आज करीबन 94%, यानी क्लोज टू फुली हम कह सकते हैं सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ। 94% पैसा निकल कर आया है, टोटल एप्लीकेशन वाइज 72% इसको हम कह सकते हैं। लेकिन टोटल मिलाकर ये जो इशू है आज पहले दिन 74% भरने में कामयाब हो गया, यानी ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि बस 1/4 हिस्सा ही अब दोस्तों बचा हुआ देखने को मिलेगा जो सब्सक्राइब नहीं हुआ है। बाकी ये ओवरऑल 75% सब्सक्राइब होने में पहले दिन कामयाब होता हुआ नजर आया है। 254 करोड़ कुल मिलाकर टोटल अमाउंट जो आज है वो बेसिकली रिसीव हुआ है इस आईपीओ के अंदर। तो एक बात तो साफ है कि दोस्तों पैसा निकल कर आया है, पैसा ठीक ठाक निकल कर आया है पहले दिन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन कोई भी एडवाइस नहीं है ये। देखो साफ बात कंपनी को लेकर क्या है, कंपनी अच्छी कंपनी है ये, अगर आप देखेंगे ग्रोथ कंपनी की अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया रहती हुई देखने को मिली। दूसरी बात, कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी वेल एजुकेटेड या फिर वेल क्वालिफाइड हम कह सकते हैं। बहुत सही बात ये यहाँ पर है कि काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनकी आपको देखने को मिल जाएगी। थर्ड बात दोस्तों इस कंपनी को लेकर ये है कि कोई भी कंपनी के ऊपर लिटिगेशंस, यानी कोई भी कंपनी के ऊपर केसेस नहीं चल रहे हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर केसेस नहीं चल रहे हैं। चौथी बात, अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि डेफिनेटली कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड हुआ है। इसीलिए दोस्तों कंपनी की जो 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसमें से 3 आउट ऑफ इंडिया है, यानी फॉरेन के अंदर है। 2 पोलैंड में है, एक हाल ही में चाइना में खोली और 2 नासिक के अंदर है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि दोस्तों कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, यानी कंपनी का जो 70% ऑलमोस्ट जो पैसा है, 70% से थोड़ा कम होगा, लेकिन उतना पैसा एक्सपोर्ट से आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों अगर एक्सपोर्ट में
कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाती है, कोई भी एक्सेट्रा चीज़ें रहेगी, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको कंपनी पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज कंपनी का जो मेजर ऑफ द रेवेन्यू है 65% है, सही फिगर वो है, और 35% कंपनी इंपोर्ट से बनाती है। सो 65% दोस्तों अगर कोई कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है फ्रॉम आउटसाइड, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो एक प्रॉब्लम है। बाकी 70% दोस्तों कंपनी का जो पैसा है वो यूरोप से आता है। यानी यूरोप में कंपनी का सबसे ज़्यादा फुटफॉल है, या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बेसिकली कंपनी का वहाँ से पैसा बन के आता, पैसा बनाती है वहाँ पर। तो ये है कि हाँ, वहाँ पर कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर तो कंपनी को मार्केट लीडर माना जाता है। बट ये है कि हाँ, इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे करके कंपनी अपने आप को पेनिट्रेट कर रही है, जो अपने आप में बढ़िया दिखता है। तो ये कुछ कंपनी की खासियत, या फिर आप कुछ यहाँ पर कंपनी की दिक्कतें कह सकते हैं। बाकी ये है कि हाँ, कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई, टू बी ऑनेस्ट बहुत सस्ता तो नहीं है, राइट। इससे नीचे लाया जा सकता था, बट ठीक है, ऐसा नहीं कि जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, जगह छोड़ी है। बट हाँ, ये है कि बहुत छोटा लिस्टिंग गेन होगा। कितनी करंट ग्रे मार्केट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो करंट ग्रे मार्केट है इस आईपीओ का, वो ऑलमोस्ट 19% के आसपास हम कह सकते हैं करेंटली चल रहा है। देखिए, बात साफ है कि जब 19% का ग्रे मार्केट है, तो अनडाउटेडली एक बात तो सिंपल है कि इस आईपीओ के अंदर आपको जो मुनाफा हो भी सकता है, वो बहुत ज़्यादा होने की एक्सपेक्टेशन सर्टेनली नहीं है। रीज़न सिंपल है कि वैल्यूएशन कंपनी उतना नीचे नहीं लेके आई जितना लेके आना चाहिए था, या फिर हो सकता था कि थोड़ा बहुत और नीचे लेके आई। बट स्टिल ये नहीं है कि इस आईपीओ में बिल्कुल ही पैसा नहीं बनेगा। देखो, एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से पैसा बन सकता है। शॉर्ट टर्म में अच्छी बात है, बन जाए तो, नहीं भी बने तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 19% अभी करंटली दिख रहा है तो 19% ऊपर लिस्ट होना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिस्ट हो जाए, हो सकता है कि 25-30% भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि 10% के आसपास भी हो जाए। बट स्टिल ये है कि कंपनी के अंदर एज सच कोई बहुत नेगेटिव आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे ढूंढने पर। एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि हाँ, एक्सपोर्ट करती है कंपनी, तो उस पर बहुत टेंशन बन सकती है कि कभी भी कुछ भी देखिए, यहाँ पर रूल्स में बदलाव हो गया, कभी टैक्सेस इंक्रीज हो गए, तो उससे कंपनी के ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा, राइट। कंपनी के रेवेन्यूज पे इफेक्ट आएगा, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इफेक्ट आएगा, सब कुछ आएगा। उसके अलावा बहुत दिक्कतें नहीं हैं। हाँ, ये है कि जो कंपनी ने चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है, वो अपने आप में कभी क्वेश्चन बन सकता है कि चाइना से कितने अच्छे रिलेशंस है। बट स्टिल ये है कि चाइना में काफ़ी कंपनीज काम कर रही है इंडिया की पहले से, और अभी तक ऐसे बहुत दिक्कतें नहीं आई हैं। तो आई थिंक वो भी कोई प्रॉब्लम करेंटली नहीं लगता है। लॉन्ग टर्म में किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है कि चाइना में एक दो और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल दे, चीज़ें सही हो जाए तो आई थिंक वो भी एक पॉइंट है। लेकिन हाँ, करेंटली जो नेगेटिव्स है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए। बाकी देखिए, आपका पैसा है, पैसा आपको लगाना है, आपको समझ के लगाना है। होपफुली आपको पता होगा कि आपका डिसीजन क्या है, एंड डेफिनेटली जो मेरा डिसीजन है मैंने आपको बता दिया है कि ठीक ठाक है। छोटा लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ के अंदर पैसा लगाया जा सकता है, और मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर पैसा लगाऊंगा भी मैं छोटे लिस्टिंग गेन के लिए। बड़े लिस्टिंग गेन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, इसका एपेटाइट है, वो पैसा लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका भी डिसीजन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।